तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 में जो है संसाधन, उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने संसाधन को देख लिया। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने आधार पे हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे का विकास के आधार पर संसाधन को देखेंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले में हम वीडियो में हम लोगों ने स्वामित्व के आधार पर संसाधन को देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार में बांटा गया है। तो जिस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार में बांटा गया था, वैसे विकास के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार में बांटा गया है। 4, एक होता है विकसित संसाधन, दूसरा होता है संभावित संसाधन, तीसरा होता है भंडार संसाधन और चौथा होता है संचित कोष संसाधन। इसको बारी बारी से समझते देखिए। पहला होता है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जिसका हम लोग प्रयोग और प्रशिक्षण कर लिए हैं, मतलब उसका हम नया संसाधन का विकास कर दिए हैं और उसको हम रख ले हैं, उसे कहते हैं विकसित संसाधन। मतलब कि जिस संसाधन का हम लोगों ने प्रयोग कर लिया है, उसका प्रशिक्षण कर लिया, उसका चेक कर लिया है कि कैसा संसाधन है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ जान गए हैं, या उसे विकसित संसाधन कर दिया, यानी कि उसका हम लोग विकास कर दिए, उसे विकसित संसाधन कहते हैं, ठीक। अब विकसित संसाधन के बाद भंडार संसाधन। तो देखिए भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो भंडार संसाधन कहते हैं ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, लेकिन हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे उपयोग कर सकें। मतलब जो पर्यावरण में मौजूद है पहले से वो भंडारित है, हम जानते हैं कि भंडारित है, लेकिन हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि हमारे पास इतना तकनीक नहीं है कि हम उसे उपयोग में ला सकें, यानी कि उसका हम उपयोग कर सके। भविष्य में आने वाले जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगा तो हम उसका उपयोग करेंगे, ठीक। इसे कहते हैं भंडार संसाधन। समझ गए, भंडार संसाधन जो भंडारित है किसी विशेष क्षेत्र में, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका उपयोग करें। अब देखिए तीसरा होता है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है, उसको उपयोग करने की संभावना है, लेकिन हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ उपयोग करने की उसको संभावना है, तो संभावित संसाधन कहते हैं, ठीक। पहला होता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन यानी कि जिसका हम लोग प्रयोग और प्रशिक्षण कर लिए हैं। दूसरा होता है भंडार संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में भंडारित है, लेकिन हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तीसरा होता है संभावित संसाधन जो कि किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, लेकिन हमें बस संभावना है कि उसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे में गुजरात में ढेर सारा पवन चक्की लग सकता है, सौर ऊर्जा लग सकता है, सौर सूर्य प्लेट का उपयोग कर सकता है, हिमालय में खनिज मिल सकता है, यहाँ पे भंडारित है पहले से, लेकिन हम संभावना कर रहे हैं कि आएगा तो समय में, आने वाले समय में उसका संभावना है कि उपयोग किया जा सकता है, ठीक। ये हो गया संभावित संसाधन। चौथा होता है संचित कोष संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिन्हें हम लोग संचित करके रखे हैं, बचा कर रखे हैं भविष्य के लिए, उसे हम लोग ढेर सारा जोड़ करके रखे हैं, मतलब जमा करके रखे हैं भविष्य के लिए, ताकि हम भविष्य में उपयोग करेंगे, उसे संचित करके रखें, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, बचपन में हम लोग ने गुल्लक में, छोटा सा गुल्लक मिलता था, उसमें गुल्लक में पैसा जमा करके रखते थे, उसमें क्यों हम लोग उसे संचित करते थे पैसा के, ताकि जब हमें जरूरत पड़ेगा पैसा के, कपड़ा लेने के लिए, फिर कोई पर्व में मिठाई खाने के लिए, उस पैसा का हम उपयोग करेंगे, यानी कि उसको हम संचित करते थे, जब जरूरत पड़ेगा उसको उपयोग करेंगे। उसी प्रकार से संसाधन को संचित किया जाता है, और जब उसका उपयोग का समय आता है जब उसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो हम लोग समझ गए कि विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। पहला होता है भंडार संसाधन, दूसरा होता है विकसित संसाधन, तीसरा होता है संभावित संसाधन और चौथा होता है संचित कोष संसाधन, ठीक। अब आगे हम जाते हैं संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधन नियोजन को समझिए, संसाधनों का नियोजित करना, यानी कि संसाधनों को बचाना, संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीका से और सावधानी पूर्वक और सोच समझ कर उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। और इसी से लगभग टॉपिक होता है संसाधन संरक्षण। ये संसाधन संरक्षण भी यही होता है, इसका परिभाषा यही होता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण सोच समझकर और सावधानी तरीकों से उपयोग करना, जहां जरूरत हो वहीं पे उपयोग करना, उसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण और नियोजन लगभग सेम टॉपिक है, बुक में दोनों का परिभाषा सेम लिखा गया है कि संसाधनों का सोच समझ के और विवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग करना, या फिर यहाँ पर संसाधन का यूज है, इसके जगह पे किसी और विकल्प को खोजना। जैसे पहले कोयला से रेल चलता था, लेकिन कोयला क्या है, अननवीकरणीय संसाधन है, एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है, खत्म हो जाएगा, इसका भंडार सीमित है। लेकिन उसी की जगह अब रेल चलता है, वो बिजली से चलता है, बिजली नवीकरणीय संसाधन है, बिजली पुनः बन जाएगा। यानी कि पहले हम लोग कोयला से चलाते थे, अब बिजली से चलाते हैं ट्रेन, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि इसके जगह पे किसी और, इसे संसाधन संरक्षण कहते हैं, कोयला की जगह पे किसी और चीज को विकल्प खोजा गया, यानी कोयला की जगह पे बिजली का विकल्प खोजा गया, इसी को कहते हैं संसाधन संरक्षण। यानी कि संसाधनों का विवेकपूर्ण और सावधानी पूर्वक सोच समझ के उपयोग किया जाता है, या फिर उस संसाधन की जगह किसी और विकल्प को
उसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन नियोजन की भी परिभाषा ये लिख देंगे, ठीक, दोनों का परिभाषा सेम होता है, ठीक। अब हम लोग कहते हैं संसाधन संरक्षण, यानी संसाधनों को बचाने के लिए कई सारा आंदोलन चलाया गया है, कई सारा सम्मेलन बुलाया गया है, ठीक। संसाधन को आज अत्यधिक दोहन हो रहा है, इन्हें बचाने के लिए कई सारा सम्मेलन हुआ है, कई सारा आंदोलन हुआ है। मुख्य रूप से देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा पेड़ों के कटाई के लिए उत्तराखंड में एक आंदोलन चलाया गया था 70 के दशक में, उसे कहते हैं चिपको आंदोलन, ठीक। नर्मदा बचाओ आंदोलन था। नर्मदा नदी पे जो बांध बन रहा था उसमें ढेर सारा पेड़ कट रहा था, उस पेड़ को बचाने के लिए मेघा पटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। इसके बारे में हम लोग अगला चैप्टर जल संसाधन में मुख्य रूप से पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक। तो समझ गए, संसाधन को बचाने के लिए कई सारा आंदोलन हुआ है, कई सारा सम्मेलन हुआ है। अब संसाधन को बचाने के लिए कई विश्व शिखर सम्मेलन हुआ है, उसे हम लोग जानते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ जान लेते हैं संसाधन के बारे में कि संसाधन है ना जो होता नहीं बनता है, यह झिम्बरमैन ने कहा था। संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसे समझे कैसे? देखिए, बचपन में हम लोग जब बचपन थे तो हमारे लिए जब हम साइकिल नहीं चलाने आता था तो साइकिल हमारे लिए कुछ काम का था नहीं, वह बस ऐसे ही बिगड़ा था। जब हम लोग बोलना सीख रहे थे तो साइकिल हमारे लिए कुछ नहीं था, ऐसे ही। लेकिन जब हम बड़े हुए साइकिल चलाने के लिए तो साइकिल हमारे संसाधन बन गया। उससे पहले संसाधन नहीं था, उससे हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके बाद वो हमारा संसाधन बन गया। जब हम लोग साइकिल चलाना सीख गए तो साइकिल हमारा संसाधन बन गया। अर्थात संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसने कहा था? झिम्बरमैन ने। महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये भी बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। संसाधन होते नहीं बनते, किसने कहा था? झिम्बरमैन ने कहा था। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। मेघा पटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, ठीक। अब आगे हम लोग जानते हैं विश्व शिखर सम्मेलन के बारे में, जो विश्व में पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था संसाधनों को बचाने के लिए। तो सर्वप्रथम ब्राजील देश को जानते हैं, ब्राजील है एक देश, वहाँ पे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो बुलाया गया था। उसमें 178 प्रतिनिधि, अलग अलग देश के 178 प्रतिनिधि थे। उसमें रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 ईस्वी में 1992 में, ठीक, 1992 ईस्वी में सम्मेलन बुलाया गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें जो हम लोग संसाधनों को कटाई कर रहे हैं, वन संरक्षण, जनसंख्या घनत्व, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब टॉपिक पे मुद्दा को उठाया गया था, इस पे नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था, ठीक। फिर इसके 5 साल बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद हुआ। यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। तो इसके ठीक 5 साल बाद 1997 ईस्वी में हुआ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें भी सेम टॉपिक था, ग्लोबल वार्मिंग, जनसंख्या घनत्व और तेजी से बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और वनों का कटाई हो रहा है, जल का स्तर गिरता जा रहा है। यही सब टॉपिक पे जो हम संसाधनों का संरक्षण करने के लिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब? 1997 ईस्वी में। यह हुआ था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, ठीक। फिर इसके ठीक 5 साल बाद 2002 ईस्वी में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग, खासकर ग्लोबल वार्मिंग और जो पिछला टॉपिक था वही टॉपिक पे मुद्दा उठाया गया था। इसमें भी अलग अलग देश के 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और ये हुआ था कब? ये हुआ था 2002 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था जोहान्सबर्ग में, ठीक, याद रखिएगा, ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। 1997 में क्या था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक और सम्मेलन हुआ, जापान के क्योटो शहर में हुआ था, क्योटो सम्मेलन, ठीक। क्योटो सम्मेलन किसे कहते हैं? तो यह एक जापान में सम्मेलन हुआ था, क्योटो सम्मेलन, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा उठाया गया था। ग्लोबल वार्मिंग में ढेर सारा CO2 गैस को जब बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, इसी पे मुद्दा उठाया गया था, जिसमें CO2 गैस, NO2 गैस मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन गैस, ये सबको रोक पर मुद्दा उठाया गया था और इसे सबके रोकने का प्रयास किया गया था, ठीक। इसे भी कहते हैं हम लोग क्योटो सम्मेलन। ये होता कब? यहाँ ये हुआ था 1997 ईस्वी में जापान में। और 1997 में क्या हुआ था? एक और हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक, समझ गए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, द्वितीय 5 साल बाद 1997 में। इसी के साथ जापान में क्या हो गया था? क्योटो सम्मेलन। फिर तृतीय हुआ 2002 में, कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में, ठीक। द्वितीय न्यूयॉर्क में हुआ था। बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा, ठीक। तो अब हम लोगों का चैप्टर 1 संसाधन खत्म हो गया। अब इसको हम लोग खंड का पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम लोग मिट्टी के बारे में मेन रूप से पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन में मिट्टी के बारे में जो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में, ठीक। अगला हमारा टॉपिक होगा मिट्टी के बारे में, प्राकृतिक संसाधन, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्र को पास जरूर शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हमें आपको कमेंट करके ज़्यादा आता है। आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोस बनाए, ठीक। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में बताइए कैसा वीडियो लगा, तो लेते जाएंगे।